तक तो सोचो उसकी माँ को क्या पता एक 6 महीने एक 7 साल की बच्ची सोचो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मामले की जिसने पूरे उत्तराखंड को हिला कर रख दिया है। 2014 में हुए कशिश हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद पूरे प्रदेश में आक्रोश की लहर अब दौड़ते चली जा रही है। क्या था यह मामला, क्यों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और अब आगे क्या होगा, आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी विस्तार से। मेरे दोस्तों, यह कहानी है नवंबर 2014 की पिथौरागढ़ की रहने वाली मात्र 7 साल की मासूम कशिश अपने परिवार के साथ एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए काठगोदाम आई हुई थी। और यह शादी समारोह शीश महल रामलीला मैदान के क्षेत्र में आयोजित हो रहा था। 20 नवंबर 2014 को अचानक यह मासूम बच्ची लापता हो जाती है। परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, पुलिस को खबर दी जाती है, तलाश फिर शुरू होती है। लेकिन 5 दिन बाद 25 नवंबर को जो हुआ वो किसी भी इंसान के दिल को दहला देने वाला था। कशिश का शव गौला नदी के पास जंगल में मिला हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया वो इतना घिनौना था कि पूरे उत्तराखंड में आक्रोश फैल गया। इस मासूम बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया गया था और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई थी। यह घटना इतनी संवेदनशील और गंभीर थी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को खुद मौके पर आकर लोगों को शांत करना पड़ा था। पुलिस ने तुरंत जांच की कार्रवाई को शुरू किया और इस मामले में 3 लोगों को आरोपी बनाया गया। जो मुख्य आरोपी अख्तर अली उर्फ समीम उर्फ राज पुत्र मकसूद अली अंसारी निवासी ग्राम व पोस्ट महानागनी थाना विद्या देहात पश्चिमी चंपारण बिहार का व प्रेमलाल वर्मा पुत्र लक्ष्मण प्रसाद निवासी हैदरगंज थाना जहानाबाद जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश का और साथ में जूनियर मसीह उर्फ फौजी पुत्र हारून मसीह निवासी रुद्रपुर जिला उधमसिंह नगर का। इन तीनों के खिलाफ धारा 365, 376 120 भी 212 और पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमे को दर्ज किया गया। और जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी अख्तर अली डंपर का चालक था और उसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर यह जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। अब आता है अदालती फैसलों का दौर। पॉक्सो कोर्ट नैनीताल हल्द्वानी का फैसला, मुख्य आरोपी अख्तर अली को फांसी की सजा होती है, वह प्रेमलाल वर्मा को 5 साल की कैद और साथ में जुर्माना होता है। साथ ही जूनियर मसीह को दोष मुक्त कर दिया जाता है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी निचली जो अदालत है उसके इस फैसले को बरकरार रखा। अख्तर अली को पॉक्सो अधिनियम और आईपीसी की धारा 376 के तहत मृत्यु दंड की पुष्टि की गई और आरोपी पक्ष ने मौत की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी और यहीं से शुरू हो जाता है असली विवाद। दोस्तों, 10 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और इस फैसले ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर के रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी अख्तर अली को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। जिस व्यक्ति को निचली अदालत और हाई कोर्ट दोनों ने दोषी ठहराकर फांसी की सजा दी थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया और इसके बाद जो तूफान उठा वो देखते ही देखते पूरे प्रदेश में फैलता चला गया। 13 और 14 सितंबर को पिथौरागढ़ की सड़कें गुस्से से भरी जनता से भर गई और लोगों ने इस हास्यास्पद फैसले के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। परिवार वालों ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मांग को किया। कशिश के ताऊ ने यहाँ तक की चेतावनी तक दे दी कि अगर 3 दिन में कार्रवाई अगर नहीं होती है तो वे आत्मदाह करेंगे। पूरा पिथौरागढ़ इस अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरता चला आया। विभिन्न सामाजिक संगठन हो गए और इस प्रदर्शन में उन्होंने भाग लिया और न्याय की मांग की।
लोगों का कहना था कि यह फैसला न केवल न्यायपालिका पर सवाल खड़ा करता है बल्कि पीड़िता की आत्मा के साथ भी यह अन्याय है। 18 सितंबर फिर कुछ दिन बाद भी हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में एक विशाल प्रदर्शन को आयोजित किया गया। मिट्टी का तेल जो समझ में आए, जो दिखे हैं कि ये रेपिस्ट है, वो तो गए गए। जो अंदर है ना, अंदर सोच रहे हमारा नंबर नहीं आया और फिर भी अंदर ही अंदर कर रहे हैं, तुम्हारा भी नंबर आएगा, अब तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ रैली में भी शामिल हो जाना और उसके दिमाग में भी गंदगी भरी है, तो यहाँ वही आना अपनी गंदगी को अपने घर छोड़ के, क्योंकि ये अपना हम यहाँ झूठे लगाने तुम्हें दिखाने नहीं आए। अगर 9 दिन भूखे प्यासे रहते यहाँ पे आएंगे ना, तो 10वें दिन उसकी मुंडी का यही हमें यही बताओ कि इसकी मुंडी सरकार काटेगी, हम उड़ाया हमें बताओ। और हमें ये चाहिए जवाब 10वें दिन के अंदर। मैंने तो बहुत झूठी बात है, 6 महीने को लड़के रहो। अगर निर्भया के कातिलों को सजा मिली होती तो शायद हमारी 25 नहीं होती, और अगर 25 को मिली होती तो उनकी तो नहीं होती। अब इसके बाद अभी और आएंगी, और जो महिला सोच रही है कि हमारी बच्चों का नंबर दिया, समझो मत पढ़ो, दूसरे वाली पता नहीं किसकी बेटी आएगी। और जो तुम लोग कह रहे हो कि आपदा आई है यार, आसमान से लगा मारो, क्योंकि ये जितनी बच्चियां ऊपर गई है ना, ये थूक रही है, हमें थूक रही है ऊपर जाके, तुम्हारी पंक्ति नहीं है। हम लोग लड़के को सलाम आपको, आप सीधे एक काम करो, बेटी होगी नमाज लो, उनकी नमाज नहीं लो, उनकी सीधा तुम्हारा ना रहेगा चली और ना रहेगा ड्रामा। क्योंकि ठीक है हिम्मत आते हैं, लेकिन जब हमें भी हो रहा है ऐसे वो किया जाएगा तो आगे को और भी और आएंगी इसके बाद। अगर निर्भया को मिला होता ना 15 भी ज्यादा है, 15 भी हमारी नवरात्रि खत्म होने से पहले होना चाहिए। हमारी नवरात्रि खत्म होने से पहले करो। यहाँ हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। लोगों ने हाथों में तख्तियां ली और बैनर लेकर नारेबाजी को शुरू किया। कशिश को न्याय दो के नारे लगाए गए और आरोपी को फांसी देने के साथ में मांग की गई। 3 दिन का ड्रामा ढंग समझिया तक, इतना याद रख लेना, जितने भी मेरी बहनें, मेरी भाई रिपोर्टर, न्यूज रिपोर्टर जो ला रही, 1-2 दिन का ड्रामा ढंग समझिया। ये 6 महीनों अंदर में यह इंसाफ होना तो होना की हालत में आएंगे, धीरे धीरे करके ही आएंगी, लेकिन औरतें बाहर आएंगी। क्या है ना, हम शर्याम आवाज बड़ी खराब है। भाई आपको क्या लगता है क्या उत्तराखंड सरकार महिलाओं की सुरक्षा नहीं दे पा रही है? नहीं दे पा रही थी, हाँ दे पा रही। बहन क्या लगता है उत्तराखंड सरकार जो है यहाँ पर बहनों की, अपने बहू की सुरक्षा नहीं कर पा रही, बहू बेटियों की? कोई नहीं है, अभी तो कोई नहीं कर पा रहा सुरक्षा, नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रहे हैं। क्या चाहती है सरकार से? सुरक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए, तुरंत फांसी देनी चाहिए ऐसे लोगों की, छोड़ना नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। थैंक यू मैम। ऐसे लोगों को फांसी देनी। मैम आपको क्या लगता है उत्तराखंड सरकार बहू बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है? नहीं कर पा रही, बिल्कुल नहीं कर पा रही। किस प्रकार से लगता है आपको नहीं कर पा रही है? कर पाती तो 11 साल तक आज छोड़ती इसको जिंदा। अच्छा, उसको वहीं वो करना चाहिए था। उत्तराखंड की बेटी का वो हुआ था, पता उसको भी होना चाहिए, उसको भी तो होना चाहिए कि उसकी भी तो घर में बेटियां होंगी, वो भी तो किसी माँ से पैदा हुआ होगा। क्या चाहती है मैम आप सरकार का से? न्याय कमजोर हो गया तो उसके पब्लिक के हवाले कर दो अपराधी को, हम देंगे उसको दंड। अगर पब्लिक के हवाले कर दिया जाएंगे तो ऐसे तो जस्टिस खत्म हो जाएगा, उग्र और आंदोलन इस प्रकार से जो है अरे उसे तो जब उनको हाई कोर्ट से न्याय मिल गया था तो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके क्यों गलत फैसला हुआ, क्यों हुआ हमारी बच्ची के साथ गलत? उत्तराखंड सरकार क्या एक अच्छा वकील नहीं कर पाई, क्या लगता है आपको? वो वकील भी महिला है, अच्छा, जिसने न्याय दे रखा है वो महिला है, चाहे कहीं की है, महिला तो है वो। ओके ओके, थैंक यू मैम। माता जी नमस्कार। नमस्कार। माई की लागू तुम के उत्तराखंड सरकार के चली बेटे के सुरक्षा नहीं दे पाने, नहीं दे पानी की चाण छा तुम उत्तराखंड धामी सरकार से? हमारी सरकार ने उसको फांसी देनी चाहिए, उसको अख्तर अली को फांसी देनी चाहिए। अच्छा, ये मांग करती हो आप? हाँ, यही मांग करते हैं। ठीक है माई नमस्कार। लेकिन साथ ही कुछ महिलाओं ने राजनीति का आरोप भी लगाया। उनका कहना था कि लोग
प्रदर्शन में अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए आए हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन को भेजा, जिसमें आरोपी को फांसी देने की मांग की गई थी। इस पूरे प्रदर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि महिलाओं में व्यापक आक्रोश देखा गया था। सैकड़ों महिलाओं ने हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर न्याय की मांग को रखा, लेकिन साथ ही अलग अलग जगहों कैंडल मार्च व प्रदर्शन अपने अपने तरीके से किए गए और अभी तक किए जा रहे हैं। महिलाओं का ये कहना था कि यह सिर्फ कशिश का मामला नहीं है और अभी भी यही हो रहा है, यह हर बेटी की सुरक्षा का मामला है। जैसा कि दिख रहा है, अगर इस तरह के जघन्य अपराधियों को अगर छोड़ दिया जाएगा तो कल कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। लेकिन मेरे दोस्तों, सोशल मीडिया में कुछ आरोप भी अब दिखाई दे रहे हैं। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या ब्लॉगर हैं, वे लोग यहाँ कंटेंट के लिए आए हुए हैं, जो कि सेल्फ मोटिव के लिए है या अपने फायदे के लिए व्यूज और सब्सक्राइबर या फॉलोवर बढ़ाने के लिए। ऐसा सोशल मीडिया में लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगा, आप खुद ही सर्च करके कमेंट पढ़ सकते हैं जिन ब्लॉगर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने इन वीडियोस को डाला है, पोस्ट किया है। लेकिन हकीकत में कुछ पता नहीं है। हवाई में कभी जंजी की बात करते हैं तो कभी यहाँ पर नेपाल की धमकी की बात करते हैं, जबकि ये भारत है, नेपाल नहीं है। क्योंकि भारत कभी अपनी संप्रभुता को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अगर कोई ऐसा करता भी है तो वह देश के लिए नहीं अपितु सेल्फ के लिए जी रहा है। राष्ट्र की परिभाषा वो जानते ही नहीं है। जो अपनी ही संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं वो कभी देशभक्त नहीं हो सकते हैं। एक मिनट दाजू, मैंने आपको कहीं सोशल मीडिया में देखा, लेकिन नाम आपका भूल चुका हूँ मैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप UK04। प्रदीप UK04 प्रदीप जो सिंह। डांस करते हैं आप जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं हल्द्वानी से। हल्द्वानी से? अच्छा, हल्द्वानी के रहने वाले हो आप? हाँ, वैसे मैं बागेश्वर से हूँ। बागेश्वर कहाँ रहते हैं आप? मैं ये गिरी छीना। अरे बागेश्वर का तो मैं भी हूँ यार। जी, मैं भैचड़ गाँव है। हाँ, गिरी छीना गढ़िया गाँव। बागेश्वर वहीं खाल का रहने वाला। मैं गढ़िया का हूँ। अच्छा जी। और सोशल मीडिया में आप जिस प्रकार से डांस वांस करते हैं जी, अभी जो आप ये कशिश वी वांट जस्टिस लेके चल रहे हैं, जी, इस पर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी करिए। आजकल जो कशिश को लेकर जो हम न्याय की मांग कर रहे हैं जी, लेकिन जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जी, उसमें जो है सोशल मीडिया के अंदर कुछ निगेटिव कमेंट्स देखने को आ रहे हैं जी, कि ये जो है अपने बेनिफिट्स के लिए, सेल्फ मोटिव के लिए जो है यहाँ पर कंटेंट बनाने के लिए आते हैं। जी। क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो देखिए वो अपनी अपनी सोच है। हम अंकिता भंडारी के उसमें भी थे। हाँ। जब मैं वीडियो नहीं बनाता था हाँ। तब भी आप मेरा पीछे का बैकग्राउंड देख लीजिए, हाँ। तब भी हम आगे थे। हाँ। हम उत्तराखंडी है, देवभूमि से बिलोंग करते हैं। हाँ। हम ही नहीं आते कंटेंट बनाने। हाँ। जैसे कि आज छात्र का चुनाव चल रहा है, आप यहाँ पर दिख रहे हैं, जी। क्या इसी मकसद के लिए आए हैं या अपने सेल्फ मोटिव के लिए? नहीं, मैंने कोई भी वीडियो बनाई हो हाँ। या मेरे इंस्टाग्राम में होगी हाँ। तो आप मुझे क्लेम कर सकते। नहीं, जितना भी मैं स्टडी कर पाया हूँ, मैं भी जो है दिन रात घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जी, जी। लेकिन कुछ एक की बात मैं कर सकता हूँ, कुछ एक की बात कर सकते हैं। हालांकि हम भी सोशल मीडिया ही हैं, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया में जो कमेंट्स आते हैं उनको देखकर पता लगता है, जब उनकी स्टडी करते हैं, लोगों की बातों को समझने की कोशिश करते हैं, तब पता लगता है कि जो ब्लॉगर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनसे पता लगता है कि वो जो है कंटेंट के मकसद से सेल्फ मोटिव के लिए आते हैं। नहीं, वो जो कमेंट मार रहा है वो एक वीडियो बना के कशिश की दाल देना, तब तो मैं उन्हें मानूं। हम सब कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर है और हम यहाँ सिर्फ कशिश के लिए आए हैं। हमें पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ यहाँ छोटी बच्ची की 7 साल की बच्ची जिसके साथ दरिंदगी हुई है, जो पिथौरागढ़ रहती थी, पिथौरागढ़ से यहाँ शीश महल आई थी, उस 7 साल की बच्ची के साथ जो दरिंदगी गई, जो उसके साथ रेप करा है। 2 शख्स थे, एक अख्तर अली था और एक कोई पाल था। 2 को कोर्ट ने जब 11 साल पहले। आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मैं एक कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर हूँ। सब दाजू सब है। आप सबने बोला कि कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर है। जिस प्रकार से मैंने सोशल मीडिया को स्टडी किया है, जब भी कोई उग्र प्रदर्शन होता है तो सोशल मीडिया वाले काफी दिखाई देते हैं, जो कि रील इत्यादि बनाने के चक्कर में रहते हैं। क्या ये अपने फायदे के लिए, क्या बेनिफिट के लिए आते हैं? इसके बारे में क्या राय रखते हैं? राजू, हमने क्या कहा, हम कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर हैं। जो रील बनाते हैं वो उन चर्चाओं में ही बनाते हैं, उनका मुद्दा ही वही, उनका कंटेंट ही वही होता है।
हमने क्या कहा, हमें पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। ओके। हम खाली कशिश के लिए आए हैं। ओके, क्या राय रखते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से ये चाहते हैं, जब आपने उनको 11 साल तक का जेल में रखा, जो अपराधी थे उनको छोड़ क्यों दिया, तो इससे पूरा पता चलता है पॉलिटिक्स है, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स ही कैसे है। लगता है आपको ये पॉलिटिक्स है? दादू जब 11 साल तक जेल में रखा तो उनको रखा क्यों? आम आदमी को तो रखेंगे ही नहीं, मेरे को या इसको पकड़ के तो रखेंगे नहीं। जब कुछ सबूत होंगे तभी तो 11 साल रखा, सारे सबूत गायब हो गए। और सारे सबूत गायब हो गए। कशिश हत्याकांड मामले में सबूत गायब हुए। आज सारे सबूत गायब हो गए और हाँ। 11 साल पहले सारे सबूत थे। ये कैसे हो सकता है? कहीं ना अच्छा। कहीं कुछ पॉलिटिक्स हुआ होगा, ओके। पहचान हुई होगी, कोई घूस खिलाई होगी, कुछ खिलाया होगा। कुछ ना कुछ, जो आपको भी पता है, इस पॉलिटिक्स में पैसे वाला कभी नहीं मरता है। आम आदमी, गरीब आदमी, हर वक्त वो ही मरता है। ओके, थैंक यू ब्रदर। मेरा नाम है गौरव सिंह गोरा और मैं बिलोंग करता हूँ कोटाबाग से, नैनीताल से। तो हम इस समय जो आए हैं अपने कशिश के लिए लड़ने के लिए आए हैं, और देवभूमि में ये सबसे बड़ा दाग लग रहा है। उत्तराखंड देवभूमि के लिए ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है कि जो हादसा आज कशिश के साथ हुआ है 11 साल पहले, उसको हम न्याय नहीं दिला पाएंगे तो हमारा उत्तराखंड देवभूमि में रहने का कोई मतलब नहीं होता है। और हम चाहते हैं कि कशिश को न्याय मिले जल्दी से जल्दी, और आगे अगर कशिश को न्याय नहीं मिलता है, हम 10 दिन बाद इतना बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे कि पूरा चक्का जाम कर देंगे हल्द्वानी में, और गाड़ियां बिल्कुल भी चलना मुश्किल हो जाएंगी। और हम उत्तराखंड सरकार से ये निवेदन करते हैं, अभी तक हम निवेदन ही करने में है, काफी समय हो गया है, निवेदन ही कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में आज नहीं, ये नहीं, काफी ज्यादा गलत हो रहा है। ये बीजेपी सरकार के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि जो ये बलात्कार के केस बढ़ रहे हैं दिन पर दिन, ये बहुत ज्यादा उत्तराखंड में इसकी संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। और देवभूमि में यही नहीं, एक आम आदमी की जो है सुनी नहीं जा रही है। इतनी ज्यादा सोशल वर्कर इसमें काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया से इतने लोग, आप लोग, सब लोग, हम लोग इतनी वीडियो बना के पर डे हम लोगों के बीच में ला रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है कोई भी हमारी बातें जो है सुनी नहीं जा रही है। वो कशिश को लेकर हो या अंकिता भंडारी को लेकर हो, अभी तक का कोई भी इसमें संज्ञान में ये बातें नहीं ली गई है। तो हम यही अभी तक विनम्र निवेदन करेंगे कि इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। अगर नहीं होती है तो हम आगे और पेश आएंगे और आगे और लड़ेंगे, और हम अपने देवभूमि को ऐसे गंदा नहीं होने देंगे। हम लड़ेंगे, हम पहाड़ के लोग हैं तो अभी भी कहेंगे जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। ब्रदर, क्या लगता है आपको, क्या उत्तराखंड सरकार जो है यहाँ पर जिस प्रकार से कोई बीजेपी का कोई नेता जो इस प्रकार से प्रदर्शन हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई मिलने नहीं आया अभी तक, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार से वही कोई यहाँ पर बात करने नहीं आया, अपनी बात रखने नहीं आया, कि भरोसा दिलाने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रदर्शन हो रहा है, ये शर्म की बात है। और हमें लगता है यही यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है सरकार की बहुत बड़ी कमी है। हम तो यही कहेंगे कि वो सरकार का कोई हो सकता है कोई मिला जुला भगत हो, कोई अच्छा खासा पैसा वाला आदमी, मोटा पैसा वाला आदमी हो, लेकिन हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं नियम और न्याय, जो कि न्याय के लिए लोग लड़ते हैं, और न्याय तो ये कहीं ना कहीं है, जिंदा है। अगर आज भी न्याय जिंदा है तो ये आगे कार्रवाई होगी। अगर न्याय नहीं है जिंदा तो आज सब जो है कलयुग आ गया है, सच में कलयुग यहाँ पर उत्तराखंड में आ गया है, तो अन्याय होगा हमारे साथ। नहीं तो अगर सतयुग है तो न्याय जरूर होगा। हमको अपने भगवान श्री राम पर भरोसा है कि हमको कशिश के लिए जो हम लड़ रहे हैं हमको न्याय मिलेगा। और उत्तराखंड सरकार की ये बहुत बड़ी कमी जो है देखी जा रही है। तो उम्मीद है कि मुश्किल है आगे भविष्य में 2027 में क्या होता है। अभी देखो चुनाव फिर से आने वाले हैं, तो लग नहीं रहा कि उत्तराखंड सरकार के लिए कुछ यहाँ पर अभी। थोड़ी देर के लिए आपकी बातों को रोकूंगा। जिस प्रकार आपने उत्तराखंड सरकार को बात करी कि 2014 का केस था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, क्या लगता है आपको, क्या कांग्रेस सरकार भी क्या सही से डिसीजन नहीं दे पाई है? हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि हमारे उस टाइम चाहे कांग्रेस सरकार थी, चाहे अभी बीजेपी सरकार है, उस टाइम कांग्रेस सरकार थी। अभी हम दोबारा केस लड़ने के लिए कह रहे हैं, दोबारा हम केस को ओपन करने कह रहे हैं, इस समय बीजेपी सरकार है। बट हमारी कोकोई भी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। हमारी कौन सरकार हमारी सुन रही है? आम आदमी की क्या मतलब, एक वोट से जो है पब्लिक, एक वोट से क्या नाम, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, तो क्या आम आदमी की कोई भी पावर नहीं है? आम आदमी, एक आम नागरिक का कोई भी यहाँ पर वैल्यू नहीं है कि आम आदमी को कुछ भी नहीं यहाँ पर समझा जा रहा है। इतने समय से हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग सोशल मीडिया पर काफी लोग यहाँ पर उत्तराखंड के जितने भी बंदे हैं इतनी वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन कोई प्रभाव नहीं है। मिलियनों व्यूज वीडियोस पर जा रहे हैं, लेकिन सारे नजरअंदाज किए जा रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा है ऐसे में कैसे हमारे उत्तराखंड देवभूमि का भला होगा। थैंक यू ब्रदर बात करने के लिए। कह रहा हूँ ना, पॉलिटिक्स है। अगर सर पॉलिटिक्स नहीं है तो सर ये क्या है? ये क्या है आप बताइए। सर रेप इस बच्चे के साथ हुआ है ना, कल बीजेपी वाले ने भी लगा दिया, कांग्रेस वाले ने भी लगा दिया, तो ये क्या है? ये पॉलिटिक्स तो है ना सर। ओके सर, वो बोल रहा था मैं, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, हमें खाली कशिश को न्याय दिलवाना है बस। जस्टिस फॉर कशिश, जस्टिस फॉर कशिश, बस हमें कशिश को न्याय दिलवाना है, उनको फांसी दिलवानी है, बस हमारा मोटिव ये है। बस ये चीजें नहीं होनी चाहिए, कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, ना बीजेपी आनी चाहिए, ना कांग्रेस आनी चाहिए, ना यूकेडी आनी चाहिए। हम आम जनता है, हमें कशिश को न्याय दिलवाना है, उस छोटी सी 7 साल की बच्ची को न्याय दिलाना, न्याय दिलवाना है बस। भाई हम सिर्फ एक ही चीज कहना चाहेंगे, अगर हमारी यूथ नहीं उठी
तो भाई कोई कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग सिर्फ अपनी हाइट देना है, इनके बस की और कुछ नहीं है। बस हम एक चीज कहेंगे लास्ट में, वी वांट जस्टिस। और वही कांग्रेस भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही है अभी, लेकिन यह तो कांग्रेस के शासन काल में ही हुआ था। उन्हीं की पुलिस थी उस समय, क्यों वहां पर पैरवी नहीं रखी गई, सबूतों के साक्ष्य वहां पर क्यों नहीं जुटाए गए। आज वही कांग्रेस यहाँ पर विरोध प्रदर्शन में है, सरकार को घेर रही है, लेकिन ये उस समय सोए हुए क्यों थे? आखिर क्यों न इन पर भी कार्रवाई की जिन्होंने साक्ष्य को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि जनता के इस व्यापक आक्रोश को देखते हुए उत्तराखंड सरकार एक्शन में आ गई है और मुख्यमंत्री धामी ने पीड़ित परिवार को आश्वासन देते हुए यह कहा है कि निचली अदालत और साथ में हाईकोर्ट दोनों ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उसे राहत मिल गई है। हमने न्याय विभाग को निर्देश दे दिया है कि इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सर्वोत्तम कानूनी लड़ाई लड़ी जाए। और वहीं सीएम धामी का दो टूक बयान इसमें यह था कि बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। देवभूमि की गरिमा को ठेस पहुंचाने वालों को कठोर सजा दिलाना ही सरकार की यहाँ पर प्राथमिकता है। देवभूमि की अस्मिता और बेटियों की सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं है, ऐसा सीएम धामी का कहना है। राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और न्याय दिलाने के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ कानूनी टीम लगाएगी। पुलिस उप महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था की ओर से एसएसपी नैनीताल को पत्र भेजकर तत्काल रिपोर्ट देने को कहा गया है। वह मांगी गई जानकारी में थाना काठगोदाम से रिलेटेड सभी अभिलेखों को और क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी से रिपोर्ट और डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा से समन्वय व पुलिस अधीक्षक नगर हल्द्वानी को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश, जैसा कि प्रिंट मीडिया से पता लग पा रहा है। न्याय विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की दिशा में काम को शुरू कर दिया है, जैसा कि प्रिंट मीडिया से पता लग रहा है। सभी संबंधित दस्तावेज और केस की पूरी फाइल तैयार की जा रही है अकॉर्डिंग टू प्रिंट मीडिया। दोस्तों, यह पहला मामला नहीं है जब उत्तराखंड में इस तरह की स्थिति आई हो। 3 साल पहले बिंदु खत्ता में हुए संजना हत्याकांड में भी ऐसी ही स्थिति देखी गई थी, जिसमें निचली कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी और सुप्रीम कोर्ट से आरोपी बरी होकर आ गया। राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका को दायर किया, लेकिन आज तक वो सुनवाई हो ही नहीं पाई है। यह एग्जाम्पल दिखाता है कि पुनर्विचार याचिका दाखिल करना और उसमें सफलता पाना दो अलग अलग बातें हैं। कानूनविदों का मानना है कि इस मामले कुछ इंपोर्टेंट सवाल है, जैसा कि आप मेरे पिछली वाली वीडियो को देखेंगे, उसमें जो सीनियर एडवोकेट का इंटरव्यू लिया गया है उनको आप देख सकते हैं, उनका क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के अभाव का हवाला यहाँ पर दिया है, लेकिन यही सबूत निचली अदालत और हाईकोर्ट के लिए यहाँ पर पर्याप्त थे। क्या राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी की हुई थी? कानूनविदों का ये कहना है कि अगर उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पहले ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पैरवी की होती तो शायद वो स्थिति ना आती। उसमें कांग्रेस की सरकार थी। ऐसा होने से समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जहां न्यायपालिका पर से भरोसा उठना, पीड़ित परिवारों में निराशा, अपराधियों के मनोबल में वृद्धि व महिला सुरक्षा पर सवालिया निशान पड़ जाते हैं। अब प्रदर्शनकारियों की मांगे हैं कि आरोपी को फांसी की सजा हो, न्याय व्यवस्था में सुधार हो, पीड़ित परिवारों को न्याय मिले व महिला सुरक्षा को मजबूत बनाना हो। आपको एक बार आंकड़े से मैं जरूर करना चाहूंगा। 2018 के अंदर आपको पता है हमारे यूएस नगर, उधम सिंह नगर, जितने उत्तराखंड में के अंदर रेप हुए हैं 50% यूएस नगर इकलौता नंबर 1 पे। 350 केस अकेले यूएस नगर से हैं। तो क्या पुलिस प्रशासन वहां का ध्यान नहीं दे सकता कि ऐसा क्या हो रहा है यूएस नगर के अंदर, उधम सिंह नगर के अंदर ऐसा क्या हो रहा है? क्या ये सवाल धामी जी पूछ नहीं सकते हैं अपनी गवर्नमेंट से? सही बात है। क्या ये मैं देख सकता हूँ, एक युवा देख सकता है? और मात्र अभी मॉर्निंग में देखा 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी डिटेल निकाली जब
हैरान हो गया अपनी लिस्ट से। 5 अक्टूबर को आप देखना 1200-1500 लोग कोटाबाग में हमारे इकट्ठे हो रहे हैं। आप तब देखना पूरी कुंडली निकालूंगा रेपिस्टों की 2000 उत्तराखंड के अंदर 2000 से जितने लोगों ने कांड किए हैं सबकी लिस्ट आएगी पूरी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज निकालूंगा। और आपको एक चीज और बता दूं, हमारा गांव तो बेचारा सुखी है। अभी पहाड़ों में चाहे हमारे कुमाऊं बेल्ट में हो चाहे हमारे गढ़वाल बेल्ट के अंदर हो जाए, और जो लुढ़कते हम देहरादून और हल्द्वानी पहुंचते हैं ना, सबसे ज्यादा रेपिस्ट यहीं करते हैं। वो बच्ची यहाँ आई हल्द्वानी के अंदर, और यहाँ क्या होता है 7 साल की बच्ची के साथ रेप। कल अभी आप लोगों ने परसों में बात सुनी होगी रामनगर के अंदर, लव जिहाद में एक लड़की को जबरदस्ती उसका पहना के क्या किया जाता है आप लोग जानते ही हैं। उससे 2 दिन पहले ही एक और केस हुआ है रामनगर के अंदर। रोजाना अगर आप आंकड़ा लगाओगे प्रतिदिन 2 से 3 रेप केस हमारे उत्तराखंड में हो रहे हैं। काहे की देवभूमि, अरे काहे की देवभूमि, क्या बचाई धामी ने देवभूमि? हमारे देवों की भूमि को बर्बाद कर दिया सत्यानाश सरकार ने। आप सभी लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा। जितने भी युवा हमारे पहाड़ से देख रहे हैं, उत्तराखंड से बाहर भी हमारे युवा हैं, हमारे पहाड़ में जो पढ़ लिख जाते हैं युवा, मैं मानता हूँ उनको मजबूरी के कारण सिटीज में जॉब करने जाना पड़ता है, पर डिजिटल माध्यम से एटलीस्ट कशिश के लिए तो आप बोल सकते हैं। उस हैशटैग लगाओ, यूज करो। लेकिन हमारी सरकार को जो हमारे मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमें नहीं चाहिए नारा, हमें चाहिए रेपिस्ट उड़ाओ, रेपिस्ट उड़ाओ। आतंकवादी है ये। वहीं अब तत्काल चुनौतियां भी साथ में है मेरे दोस्तों, जिसमें पुनर्विचार याचिका की प्रिपरेशन, मजबूत कानूनी टीम का गठन होना, सभी सबूतों की दोबारा समीक्षा होना, जनता की भावनाओं को संवारना हो गया। अब हमें दीर्घकालिक समाधान चाहिए मेरे दोस्तों, जहां कानूनी व्यवस्था में सुधार होना जरूरी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का बेहतर उपयोग होना चाहिए, पुलिस जांच की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए, पीड़ित परिवारों के लिए बेहतर सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पीड़िता परिवार और स्थानीय जनता बेहद निराश और आक्रोशित है। मासूम बच्चे की निर्मम हत्या ने हर किसी को झकझोर के रख दिया था। इस घटना को लेकर लोगों की अपेक्षा ये थी कि सुप्रीम कोर्ट पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कठोरतम फैसला सुनाएगा, लेकिन अदालत के हालिया आदेश ने लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर के रख दिया। लेकिन किस लिए? साक्ष्य कमजोर होने से। क्योंकि ये उत्तराखंड राज्य आपने बनाया है, कशिश के लिए आप आई है, अंकिता के लिए आप आई है, और जितने हमारे भाई लोग हैं यहाँ पे जितने लोग आए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक ही बात पूछनी थी, 11 साल फांसी की सजा के लिए हम लोग तैयार थे, इंतजार कर रहे थे। और 7 साल की बच्ची की जो अगर आप तस्वीरें देखेंगी, पुराने लोग यहाँ पे होंगे, जानते हैं क्या कंडीशन यूज करती थी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कौन शामिल था? इसी सरकार के दोस्त शामिल थे। क्यों तुम्हें चुप्पी लगी है? एक भी भाजपा का आदमी यहाँ पे नहीं है। क्या वो बेटी तुम्हारी नहीं है? भाजपा के जवाई है, जवाई। मैं खुद कह रही हूँ, हमारी सरकार के ये जवाई है, और आप सभी अपना जवाई मानो और आइंदा भी अगर ऐसा कुछ होता है तो सीधी बात, कोई रेपिस्ट नहीं है, वो भाजपा का जवाई है। अगर जवाई नहीं है, आने वाले 11 साल बाद अंकिता के लिए हम मर जाएंगे तब तक, क्योंकि अगर 11 साल बाद ये बाहर है तो अगर आज मैं यहाँ मरती भी हूँ इस रैली में भी, अभी भी जिम्मेदार धामी जी तुम्हारी सरकार होगी, योगी जी तुम हो गए, प्रधानमंत्री जी भी होंगे। वैसे तुम हमें पहाड़ी पर अगर समझा तुमने अभी नहीं आ रही है मोदी जी के कानों में आवाज। ये बहन बेटियां व्रत में हार गई है, ये वोट के लिए और दारू बेचो और है की पहाड़ियों घाम तापो तुम्हारे मुंह क्या तुम्हारे गीत में या बटन डाली तुम्हारे मुंह तापो। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं की राय है कि फैसला न सिर्फ न्यायपालिका पर प्रश्न को उठाता है, बल्कि पीड़िता की आत्मा को न्याय दिलाने के लिए कठोर कार्रवाई की यहाँ पर जरूरी है। यह केवल उत्तराखंड का मामला नहीं है मेरे दोस्तों, पूरे देश में बाल यौन उत्पीड़न और हत्या के मामले बढ़ रहे हैं। जबकि पॉक्सो एक्ट 2012 में बना हुआ था, इसका उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देना था, लेकिन कार्यान्वयन में कमियां दिख रही हैं।
वहीं न्यायिक व्यवस्था की चुनौतियां हैं, जिसमें सबूतों का संरक्षण हो गया और गवाहों की सुरक्षा की बात हो गई और तकनीकी कानूनी बारीकियां की बात हो गई। अपील और पुनर्विचार की लंबी प्रक्रिया वहीं मीडिया की भूमिका बेहद इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव भूमिका हो, मामले को उजागर करना हो, जनमत तैयार करना हो, सरकार पर दबाव बनाना हो, वह न्याय की मांग में साथ देना हो। लेकिन आजकल के दिन में चुनौतियां भी हैं मेरे दोस्तों, जिसमें संवेदनशील रिपोर्टिंग की जरूरत है। मीडिया को पीड़ित परिवार की निजता का सम्मान हो, तथ्यों की सही प्रस्तुति हो, भावनाओं को भड़काना से बचाना हो। लेकिन मीडिया भावनाओं को भड़का देती है कभी कभी। 18 सितंबर को दैनिक जागरण में इस फैसले की खबर छपने के बाद ही व्यापक प्रतिक्रिया को देखा गया। यह दिखाता है कि मीडिया किस तरह सामाजिक न्याय में महत्वपूर्ण भूमिका को निभा सकता है। इसके लिए तत्काल आवश्यक कदम हमें उठाना चाहिए, वह बेहतर कानूनी प्रतिनिधित्व हो, सभी सबूतों की दोबारा से यहाँ पर समीक्षा हो और विशेषज्ञ कानूनी टीम का गठन होना चाहिए। पुनर्विचार याचिका मजबूत तर्क होने चाहिए। अगर दीर्घकालिक सुधार की बात करें तो पुलिस जांच की बेहतर ट्रेनिंग होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को मजबूत बनाना चाहिए। डीएनए और जो फॉरेंसिक साक्ष्यों को बेहतर उनका उपयोग होना चाहिए। वह गवाह सुरक्षा के कार्यक्रम हो। अब सामाजिक बदलाव की जरूरत है मेरे दोस्तों। महिला और बाल सुरक्षा के लिए जागरूकता होनी चाहिए। कानून व्यवस्था में जन भागीदारी होनी चाहिए। न्याय व्यवस्था की निगरानी होनी चाहिए। जहां पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की जाने वाली अंतिम अपील यह तभी स्वीकार होती है जब कोर्ट को लगे कि फैसले में कोई स्पष्ट त्रुटि है। सफलता दर बहुत कम होती है, लेकिन इस मामले में संभावनाएं हैं। जहां निचली अदालत और हाईकोर्ट के फैसले का सहारा हो गया, वह सबूतों की दोबारा व्याख्या होगी और कानूनी बिंदुओं पर नए तर्क हो गए। साथ ही सामाजिक न्याय का पहलू हो गया, लेकिन चुनौतियां भी साथ में हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले बदलने में संकोच करती है। वह बहुत मजबूत आधार चाहिए होते हैं और समय की कमी होती है। रिव्यू पिटीशन जल्दी दाखिल करनी होती है। 10 साल का लंबा इंतजार मेरे दोस्तों। 2014 से लेकर अब तक पीड़ित परिवार न्याय का इंतजार कर रहा है। आज यहाँ पर ना तो कोई राजनीतिक रैली है, ना कोई भाषण है, लेकिन मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ, ये जो उत्तराखंड राज्य बना, ये यहाँ की महिलाओं के बदौलत राज्य बना। मुजफ्फरनगर कांड हुआ हमारी महिलाओं के साथ, तमाम परेशानियां और जो इज्जत जो लूटी है हमारी महिलाओं की, वो कभी उत्तराखंड भूल नहीं सकता है। और आज हमारी जो नन्ही परियां हैं, जो कुछ चीजों में देखा ही नहीं है, वो पीढ़ी आज खतरे में है साथियों। इन पीढ़ियों से या ऐसे उग्रवादियों से, एक तरफ हमारे जवान जो है पाकिस्तान उग्रवादियों से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो ऐसे उग्रवादी हमारे भारत के अंदर है, हमारे उत्तराखंड के अंदर है, इनको गोली कौन मारेगा? हमारी सरकारें जो है इनको पालती है साथियों। मैं भी सुन रहा था, हमारी महिला ने साफ कहा कि यहाँ के जवाई हैं, इनको तत्काल गोलियां क्यों नहीं मारी जाती है? हमारी कैसे एक छोटी सी बच्ची, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, न्याय प्रक्रिया चली, नीचे से उसको फांसी की सजा मिली, माननीय हाईकोर्ट ने भी उसको फांसी की सजा मिली। ऐसा क्या कारण रहा हमारे प्रदेश की धामी सरकार का? उनकी पैर में क्या कमी आई जो वो बाइक बनी हुआ और हमारी नन्ही बच्ची को वहाँ भी इंसाफ नहीं मिल पाया? ऐसे ही एक मामले में आपने अंकिता के मामले में देखा होगा, उसको सरकार बचा रही है, जबकि पूरे साक्ष्य साथियों। तो मैं कहना चाहता हूँ, हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारी जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, मेरी खुद 14 साल की बच्ची है, हम अपनी बच्चों को कैसे सुरक्षित करेंगे? मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, हमारी सरकार, ना तो आपकी सरकार में युवाओं का भविष्य है, आप युवाओं को पेपर लीक करवा रहे, युवाओं को आप उम्र निकाली जा रही है उनकी, लेकिन उनको कोई रोजगार नहीं है। ऐसे हमारी महिलाओं को आपने जो उत्पीड़न किया है महिलाओं का, कहाँ इज्जत दी आपने? बताइए। अगर ये राज्य अगर ये राज्य हमारा नहीं होता, या हमारे उत्तराखंड में अगर हमारी महिलाएं नहीं होती, तो ये राज्य भी नहीं होता। ये मैं जानता हूँ, हम छोटे छोटे थे उस टाइम,
हमारी मातृशक्ति जो हमारी बुजुर्ग महिला है, किस ढंग से उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ पर साथी है, हमारी मातृशक्ति है, जो भी ऐसा उग्रवादी मिले, पुलिस को तो आप सूचना दो, लेकिन साथ में खुद अपने हिसाब से, क्योंकि देखो आपने पहाड़ों का सीना चीर के आपने खेत बना रखे हैं, तो क्या ऐसे उग्रवादियों का पीछे कर सकते हैं? हमारी जो मात्र बेटियां हैं, तो छोटी छोटी हमारी बेटियां जो रोडों में घूमती है, उनको कुछ छोड़ेगा, उसके हाथ काट दिए जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम अपनी बेटियों के लिए अगर किसी का अपना सर किया तो हम अपनी बेटी भी दे देंगे, अगर साथ में किसी का गला होगा तो वो भी करने को तैयार है। जय जय उत्तराखंड। इस लंबे समय में निचली अदालत में केस लड़ा, हाई कोर्ट में अपील की, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, वह आखिर में निराशा ही हाथ लगी। परिवार की पीड़ा है कि कशिश के ताऊ की आत्मदाह की चेतावनी है। परिवार का टूटा हुआ भरोसा न्याय व्यवस्था से है। लगातार कानूनी लड़ाई की मानसिक और आर्थिक कष्ट को झेल रहे हैं। वह समाज के सामने बार बार अपनी पीड़ा दोहराने का दुख है परिवार को। सकारात्मक बात यह है कि पूरा समुदाय इस परिवार के साथ खड़ा है और न्याय की मांग को कर रहा है। वहीं सत्ताधारी पार्टी का रुख है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तत्काल प्रतिक्रिया की बात उन्होंने की है। पुनर्विचार याचिका का ऐलान हुआ है, कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है और बेटियों की सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं होगा, ऐसा संदेश दिया गया है। जबकि विपक्ष की भूमिका यह है, हालांकि यह मामला राजनीति से ऊपर है, लेकिन सभी पार्टियों को एकजुट होकर न्याय की यहाँ पर मांग करनी चाहिए। जितने भी नेता हैं या सामाजिक संगठनों का प्रदर्शन में शामिल होना ये दिखाता है कि जनप्रतिनिधि जनता की आवाज के साथ खड़े हैं। 2018 के अंदर हमारे उत्तराखंड के अंदर आपको पता है कितने रेप केस दर्ज हुए हैं? 367 रेप केस दर्ज हुए हैं हमारे उत्तराखंड के अंदर। एक महिला जिस बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, सोचो उस महिला पे क्या बीत रही होगी। क्या वो महिला छोड़ेगी उस राक्षस को? क्या वो, अगर वो हमारे घर की माँ बहन होती, क्या वो छोड़ती? 2020 के अंदर फिर आ जाओ, 2 साल बाद 387 का आंकड़ा। अभी ये सरकार की बात कर रहा हूँ, धामी सरकार, हमारी जो मौजूदा सरकार है। अभी पिछले आंकड़े की बात बाद में करूंगा। 2020 के अंदर ये आंकड़ा गया 683, यानी डबल। रेप केस जो 387 हुए थे, हमारे उत्तराखंड के अंदर हो चुके हैं 683 2020 में। अब 2022 की बात करूं तो 2022 में 867 केस हुए हैं रेप। वही 500 केस के अंदर बता रहा हूँ मैं, जो दर्ज हुए हैं। अभी जो दर्ज नहीं हुआ ये 867 वो केस है जो रजिस्टर्ड होते हैं। दोस्तों मैं 2000 सन 2000 से हमारा उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ है, सन 2000 से 2025 तक की बात करूंगा। आज सुबह से पूछा हूँ, सिर्फ लोगों को जन समर्थन में यहाँ पे जोड़ने में लगे हम लोग लगे, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे उनियाल जी, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप लोगों को एक बार आंकड़ा दूं कि 867% राष्ट्र के अंदर, पूरे राष्ट्र की बात करूं तो उत्तराखंड नंबर 1 पे आता है रेप के केस में। उत्तराखंड 867% से वृद्धि कर रहा है। 2018 का आंकड़ा है ये, और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये पॉस्को का आंकड़ा है। आप सोच के देखिए, हमारा पहाड़ रेप केस में सबसे आगे, सबसे उत्तम है। एक बार ताली बजाओ हमारे इस पहाड़ के लिए। बहुत अच्छे जगह पे हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे हमारे पहाड़ के अंदर इस तरह के राक्षस, इस तरह के हैवान, सरकार अगर उनको सजा नहीं दे सकती तो हमारी माताओं बहनों को मात्र 10 मिनट का टाइम दे दो, वो छोड़े वो अपने आप उनको गिद्ध की तरह नोच पाएंगे। जनता को एक बार मौका दो। आप निर्भया कांड को देख लो, 2012 में निर्भया कांड होता है, 2020 में सजा दी जाती है, 8 साल उन सभी को 8 साल खिलाया जाता है। 2014 में कशिश का निर्मम हत्या होती है, और आज इस बात पे देखिए आप, बेचारा जो उसको बेचारा ही कहते हैं ये हमें सरकार, तभी तो छोड़ दिया उसको। क्या सरकार को संज्ञान में नहीं था? सरकार तो सारी रिपोर्टिंग थी, उसके बावजूद
सरकार ने उसको छोड़ा क्योंकि इनको अपनी कोर्ट में बैठाना है अपनी जमाई को। मैं आप सभी लोगों से सिर्फ इतनी अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग आज यहाँ शांति मार्च पर आए हैं। सरकार को एक चेतावनी दूंगा कि मैं कमल जोशी उत्तराखंड के प्रभारी युवा मोर्चा, आप 25 साल से राज कर रहे हैं हमारे प्रदेश के अंदर। ना ये क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारी सरकार से, ना ये पूछा जाएगा केंद्र की सरकार से, ये पूछा जाएगा हमें की तुम्हारी सरकार से सबसे ज्यादा राज किया आपने उत्तराखंड के अंदर। आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने 15 से 20 दिनों के अंदर, अगर आपने 15 दिनों के अंदर हमारे इस जितना भी जनसभा बागवानी के द्वारा इकट्ठा हुआ हमको आप नहीं किया, तो आप याद रखें 6 अक्टूबर को इतनी विशाल रैली निकलेगी, इतनी विशाल रैली निकालेंगे कि आपके देहरादून हमको हेलीकॉप्टर से आना पड़े, वहाँ धरना करेंगे। ब्रदर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या उत्तराखंड सरकार क्या अपनी बहू बेटियों को क्या सुरक्षा सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है? सिक्योरिटी तो सर, ये सारी महिलाएं यहाँ पर इतनी सारी इकट्ठा हुई है, इसे देख के तो यही लगता है कि सुरक्षा नहीं दे पा रही है। पर साथ साथ मैं एक चीज ये कहना चाहूँ कि आज तक जो भी सरकारें उत्तराखंड में रही, तो ये ऐसा आज तक ऐसा कानून ही क्यों ना बना पाई, कि इतना मजबूत कानून ही नहीं बना पाई कि जिससे लोग डरे और ऐसा कर्म करने के लिए सोचें। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आपने हेलमेट लगाने पे बाइकों में चालान थोड़े महंगे कर दिए तो लोग डर के हेलमेट पहनना शुरू कर दिए। तो अगर कानून हमारा मजबूत होता तो लोग डरते इस चीज के लिए, ऐसा कदम करने के लिए सोचते नहीं। थैंक यू ब्रदर अपनी बात रखने के लिए। सोशल मीडिया पर व्यापक आक्रोश है। #जस्टिस फॉर कसीस हैशटैग का इस्तेमाल करके फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम पर लाखों पोस्ट है व यूट्यूब पर अनेक वीडियो और चर्चाएं की जा रही हैं ऑनलाइन से ऑफलाइन तक, और यह दिखाता है कि कैसे सोशल मीडिया का आक्रोश सड़कों तक पहुंचा और वास्तविक प्रदर्शन का रूप इसने ले लिया। सोशल मीडिया ने इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया है और सरकार पर यहाँ पर प्रेशर बनाने में योगदान हो दिया है। हालांकि इसमें कुछ अपने स्वल्प मोटिव के लिए गए हैं, ऐसा सोशल मीडिया में आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आखिर कहाँ हुई है यह चूक? सबूत संकलन में कमी, गवाहों की तैयारी यहाँ पर अपर्याप्त, फॉरेंसिक साक्ष्यों का अधूरा प्रयोग व सुप्रीम कोर्ट में कमजोर पैरवी। तकनीकी बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो पॉक्सो एक्ट के तहत मामला, आईपीसी की धारा 376 का प्रयोग व सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर डिपेंडेंसी और डीएनए साक्ष्य की यहाँ पर स्थिति। वहीं सुधार की गुंजाइश की अगर बात करते हैं तो भविष्य में ऐसे मामलों में कैसे यहाँ पर बेहतर तैयारी की जा सकती है, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें हमारी भूमिका भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे मामलों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होना हो गया, न्याय व्यवस्था की निगरानी करनी हो गई व बाल सुरक्षा के लिए सजग रहना हो गया। बाल सुरक्षा के उपाय की अगर बात करते हैं तो बच्चों को अजनबियों से सावधान रहने की शिक्षा दी जानी चाहिए। पेरेंट्स की अधिक सजगता होनी चाहिए, कम्युनिटी वॉच सिस्टम होना चाहिए और स्कूल और समाज में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। वही न्याय व्यवस्था में सहयोग होना चाहिए, गवाह बनने से डरना नहीं चाहिए, पुलिस के साथ सहयोग करना चाहिए, वह सच्चाई के साथ हमेशा खड़े होना चाहिए। वहीं मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेहद ही इम्पोर्टेंट, मैं पहले भी कह चुका हूँ, संवेदनशील रिपोर्टिंग होनी चाहिए और पीड़ित की पहचान को छुपाना और परिवार की निजता का सम्मान होना चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ, सेंसेशनलिज्म से बचना चाहिए, तथ्यपरक रिपोर्टिंग पर फोकस करना चाहिए। मीडिया का काम सरकार और न्याय व्यवस्था पर यहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर को बनाना है, न कि यहाँ पर भावनाओं को भड़काना है। मामले को तब तक ट्रैक करना जब तक कि जस्टिस नहीं मिलता है। दोस्तों, यद्यपि रिव्यू पिटीशन की सफलता दर यहाँ पर कम है, लेकिन इस मामले में स्ट्रॉन्ग सामाजिक समर्थन, निचली अदालतों के स्पष्ट फैसले हों और बेहतर कानूनी प्रतिनिधित्व की उम्मीद हो, सरकार की प्रतिबद्धता सबसे इम्पोर्टेंट है। आज महिला और बाल सुरक्षा में सुधार की जरूरत है, न्याय व्यवस्था का सशक्तिकरण होना चाहिए व पुलिस सुधार और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बेहतर कार्यप्रणाली, इन सब पर फोकस करना होगा हमको। जहां उत्तराखंड देवभूमि कहलाता है, यह मामला इस बात की परीक्षा है कि क्या यह धरती अपनी बेटियों को न्याय दे पाएगी।
दोस्तों, कशिश का यह मामला सिर्फ एक न्यूज नहीं है, यह हमारे समाज की अंतर आत्मा की परीक्षा है, जहां 2014 में 7 वर्षीय कशिश के साथ दुष्कर्म और हत्या और निचली अदालत और हाईकोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा दी और सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। साथ ही पूरे उत्तराखंड में व्यापक प्रदर्शन हुए और साथ ही सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की घोषणा को किया। लेकिन दोस्तों, हमारी अपील है कि इस मामले को भूले नहीं, यह सिर्फ एक न्यूज साइकिल नहीं होना चाहिए, न्याय तक का साथ होना चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक आवाज उठाते रहें, बाल सुरक्षा के लिए सजग रहें, अपने आसपास के बच्चों की सिक्योरिटी का ख्याल रखें, वह न्याय व्यवस्था की निगरानी ऐसे मामलों पर नजर को रखते रहें। कशिश आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा को शांति तभी मिल पाएगी जब उसे न्याय मिल पाएगा। यह सिर्फ एक पीड़ित परिवार का मामला नहीं है मेरे दोस्तों, यह हमारे पूरे समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। #जस्टिस फॉर कशिश न्याय तक की लड़ाई जारी रहेगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूरी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को बड़ा करने में सब्सक्राइब करें। ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। कमेंट्स में बताइए कि क्या आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं, क्या न्याय व्यवस्था में सुधार की जरूरत है? याद रखें, न्याय में देरी अन्याय के बराबर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं मेरे दोस्तों, तब तक के लिए न्याय की इस लड़ाई का हिस्सा बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।